एक लड़की काफ़ी समय से बीमार चल रही थी और बीमारी के चलते उसको दर्द होता था और दर्द की वजह से वो कर्राती थी और उसकी कर्राने की आवाज़ आसपास के लोगों को भी सुनाई दे करता था। और वो इसी वक्त धीरे-धीरे आगे गुज़र रहा था और आगे बीत रहा था। एक दिन उसके कर्राने की आवाज़ अचानक से बंद हो जाती है। पड़ोसी को लगता है कि जैसे पता नहीं कुछ बात हो गई। जब पड़ोसी आपस में बातचीत करते हैं तो पड़ोसन उसके घर पहुंचती है और देखने के लिए कि बेटी की तबीयत कैसी है, कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। आखिरकार आज इतनी शांति कैसे हो गई है? जैसे ही वो पड़ोसी महिला के घर पहुंचती है तो उसने जो अपनी आँखों से दृश्य देखा, तो वो दृश्य को देखकर एकदम से आश्चर्यचकित रह जाती है। दरअसल जो है लड़की है वो मर चुकी है और उसके पिता ने घर के अंदर ही उस लड़की को दफनाने के लिए कब्र खोद रहा था और कब्र काफ़ी हद तक खोद चुकी थी। और इसी बीच में वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि बेटी को दफनाने के लिए घर के अंदर ही कब्र खोद रहा हूँ। तभी वो महिला पूछती है कि जब कब्रिस्तान बहुत बहुत पास में है, नज़दीक में है, तो तुम इस डेड बॉडी को, इस लाश को जाकर कब्रिस्तान में क्यों नहीं दफना मानते हो? तो मोहल्ले वाले को खबर क्यों नहीं देते हो? तो वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ये घर में ही दफ़न हो जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब ये पड़ोसी जो है महिला है, वो बात बहुत जो लगता है उसको बहुत अटपटी लगती है। वो फिर पड़ोसी महिला अपने बेटे को ये बात बताती है, तो बेटा तुम ही कुछ करो। और उसके बेटे ने मोहल्ले के कुछ ज़िम्मेदार लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें 4-6 लोग ही इकट्ठा हो पाते हैं, क्योंकि ज़िम्मेदार जिसकी बेटी ख़त्म हुई थी, वो मोहल्ले के लोगों से ज़्यादा वास्ता नहीं रखता था। आखिरकार मोहल्ले के 2-4 लोग उस घर पहुँचते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि भाई जब कब्रिस्तान पास में है तो अपनी बेटी को उस कब्रिस्तान में क्यों नहीं दफना रहे हो? क्यों नहीं उसे वहीं दफना देते हो? घर में दफनाकर क्या करोगे? लोगों ने समझाया-बुझाया कि आखिरकार वो व्यक्ति तैयार हो जाता है और जो कब्र खोदी जाती है उसे कब्र को बंद कर दिया जाता है। कब्र स्थान पर जाकर उस लाश को दफना दिया जाता है। दरअसल जिस लड़की की ये कहानी है, उसके पिता और उसके भाई ने 1-2 नहीं बल्कि 5 कत्ल कर दिए थे और उस दिन 5 नहीं बल्कि 6 कत्ल होती है। यदि मरने वाले उस महिला ने एक और लड़की को सिखा ना दी होती। आज की इस कहानी के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि हालाँकि इस कहानी का एक पार्ट मैं आपको सुना चुकी हूँ, जो पार्ट सुनाया गया था उस पार्ट में ये कहानी बिल्कुल उलट है। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि आखिरकार ये बाप और बेटे किस किस्म के व्यक्ति हैं। आखिरकार कब सच बोल रहे हैं, कब झूठ बोल रहे हैं, ये समझ पाना पुलिस के लिए भी बहुत टेढ़ी खीर बनाता चला जा रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। ये जो सच्ची घटना है, दरअसल शुरू होती है लखनऊ से। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक थाना लगता है नाका डिकोला और इसी का एक चौकी लगती है लौकी चौकी। दरअसल मैं बात कर रही हूँ जनवरी 2025 की। सुबह लगभग 6 या साढ़े 6 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। 25 साल का एक लड़का जिसका नाम अरशद होता है, अरशद सीधा लोको चौकी पहुंचती है और वहां जाने के बाद कहता है कि ये चार बाग रेलवे स्टेशन है, उसी ठीक सामने एक सरनजीत होटल है और सरनजीत होटल के रूम नंबर 109 के अंदर 5 लोग की लाश पड़ी हुई है। जाकर देखता है तो दरअसल जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है, पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ये लड़का बोल क्या रहा है। उसको फिर से यही बात पूछी जाती है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो इस बात को फिर से रिपीट करता है, कहता है कि चार पा बाग रेलवे स्टेशन के सामने एक सरनजीत होटल है और होटल के कमरा नंबर 109 के अंदर 5 लाशें हैं, एक बेड पर है, आपको मिल जाएगी।
जाकर देखना चाहिए। जिसको पुलिस ने ये सूचना मिली, उस लड़की को तुरंत ही हिरासत में ले लिया जाता है। उसके बाद पुलिस दौड़ते हुए जब मौके पर पहुंचती है, वहां जाने के बाद जब देखा जाता है तो होटल के लोग भी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार सब कुछ तो ठीक ठाक था, अचानक से ये पुलिस दौड़ती हुई क्यों आ रही है, क्या बात है। आज ना केवल होटल जाते हैं, बल्कि वो आस-पास के जितने भी होटल वाले हैं, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सुबह-सुबह यहाँ पुलिस क्या कर रही है। अब बड़े-बड़े अधिकारी भी वहाँ पर पहुँचने लगते हैं, तभी रूम नंबर 109 को जब खुलवाया जाता है, तो पता चलता है कि 5 लाशें हैं। 5 लाशों में एक 49 साल की महिला होती है, जिसका नाम आसमा होता है और उसकी 4 बेटियाँ होती हैं। एक का नाम अलीसा, रहमान, आक्छा और आलिया। इसी बीच में एक वीडियो में है जो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाता है। दरअसल वो लड़का अभी लोको पुलिस स्टेशन में जाने के बाद ये सूचना देकर जाता है कि यहाँ रूम नंबर 109 में लाश पड़ी हुई है। दरअसल उसी की वीडियो जो है वायरल हो रहा है। वो लड़का वीडियो बना रहा था और उसकी आवाज़ें आ रही थी। साथ ही ये जो उस लड़के का बाप है, उस लड़के का बाप है वो अपने सबसे छोटी वाली बेटी, जिसका नाम आलिया होता है, 9 साल की, जिसकी उम्र होती है, उसकी नाक को और उसके मुंह को दबा के रखता है। हालांकि वो लड़की किसी की विरोध करने की स्थिति में नहीं रहती है। ऐसा बताया जाता है कि ये तो उसने कोई नशीला पदार्थ खिलाया गया है या फिर से उसे शराब पिलाई गई है। ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन बाप को उसके तब तक उसके मुंह को और उसके नाक को दबा के रखा, तब तक उस लड़की के प्राण न निकल जाते हैं। दरअसल ये एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। और अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक कहानी सामने आती है कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है, कौन नहीं है। इसके बारे में जब जानकारी लोग जुटाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि जो गला दबा रहा है, यानी कि जो मुंह दबा रहा है, वो नाक दबा रहा है, जिसमें सांस न लिया जाए, उस व्यक्ति का नाम होता है वरूरुद्दीन उर्फ बादर, जो कि आगरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है इस्लाम नगर। और इस्लाम नगर की एक गली है जिसका नाम है गोश्तवाली गली के नाम से मशहूर है। लगभग 17 या 15 साल पुरानी यह बात है। दिल्ली के रहने वाला ये व्यक्ति जो है वरूरुद्दीन उर्फ बदर होता है, वो अपना बच्चों के साथ सीधा पहुंच जाता है इस आगरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक जो जगह लगती है इस्लाम नगर। और यहाँ से उसका रहन सहन जो था, अपना इधर परिवार के बारे में बात करें तो इसकी एक बीवी होती है, बीवी की मौत हो जाती है और बीवी की मौत के बाद इसको एक बेटी भी हो जाता है और बेटी की ये परवरिश करता है। और बीवी तो खैर मरी जाती है, लेकिन वो दूसरी शादी कर लेता है और जब दूसरी शादी करता है तो दूसरी शादी करने के बाद उसको एक बेटा भी पैदा होता है और 4 बेटियां पैदा होती है। और ये बताया जाता है कि साल 2014 के आसपास की बात है। पहली बीवी की जो बेटी होती है, उस बेटी ने अपने कोल्ड स्टोर में काम करने वाले कश्मीरी लड़के से शादी कर ली थी। लेकिन शादी कुछ दिन तक तो ठीक चलती है, लेकिन बाप अपनी बेटी को ये तो जिद करते लेके आता है, ये कोई और वजह होती है। जैसे ही वो बेटी की स्वास्थ्य की ठीक ठाक थी, उसके अपने घर पर नेक लेके आता है, तो बेटी अक्सर बीमार रहने लगती है, बीमार कुछ ज़्यादा रहने लगती है और रोज़-रोज़ उसके कर्राने की, उसके चीखने की, उसकी चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दर्द से, तकलीफ़ से महसूस करती थी और उसकी कर्राने की, उसके दर्द से परेशान हो उनकी आवाज़ें आस-पास के मोहल्ले में लोगों की सुना करते थे। बताया जाता है कि अब यानी कि 2025 में ये शुरू हो चुका था। ये घटना होती है 1 जनवरी 2025 को। अब से लगभग 2 या 3 ढाई साल पहले की बात है, जब लड़की बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो अचानक ही उसकी मौत हो जाती है बीमारी के चलते। और जब उसकी मौत हो जाती है, तो इसका बाप यानी कि बदर उर्फ बरूरुद्दीन अपनी ही उस बेटी को अपने ही घर में उसे दफनाने पर मजबूर था। इसीलिए उसने अपने घर में एक कब्र भी खोदी थी। लेकिन
कुछ दिनों के बाद की बात है, पड़ोसी महिला थी, जब इस बात का पता चलता है तो अपने बेटे को कहा और अपने बेटे के आसपास के लोगों को कहा, बताया जाता है कि उसके जनाजे में, उसके मैयत में 4-6 लोग से ज़्यादा इकट्ठे भी नहीं हो पाए थे और इससे इकट्ठे ना होने के पीछे ये वजह बताई जाती है कि वो लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। वो परिवार लोगों से ज़्यादा मतलब ना रखने की वजह से इस तरह की दिक्कतें होती है। आखिरकार अगर और भी इस परिवार के बारे में जानने की कोशिश करें तो इसकी जो दूसरी शादी होती है, दूसरी शादी के एक लड़का और 4 लड़कियाँ होती है, जो उन 1-2 लड़का होता है उसकी शादी होती है 28 जुलाई 2019 को। और जब उस लड़की का शादी इसका नाम चाँदनी होता है। बताया जाता है कि आस-पास की बस्ती की रहने वाली थी वो लड़की होती है। इस घर में तो महज़ 2 महीने ही टिक पाती है और 2 महीने के बाद वो यहाँ से अलविदा कह के चली जाती है और यहाँ से हमेशा-हमेशा के लिए चली जाती है अपनी माँ के पास। और जब उस लड़की के माँ से पास जाया जाता है, मीडिया वाले जब इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने के बाद उसकी माँ के पास पहुँचते हैं तो बताती है कि दरअसल उसकी बेटी 2 महीने इसलिए रही थी क्योंकि उसके घर का माहौल देखकर, घर में 4 बेटियां हैं, उसकी पत्नी है, वो लगातार बदर जो होता है वो मार पिटाई करने लगता है और मार पिटाई अपनी माँ के साथ भी करने, बहनों के साथ भी करता था, साथ ही अपनी पत्नी के साथ भी मार पिटाई करने लगता था। और ना केवल अरशद का पिटाई करता था बल्कि जो उसका पिता होता है वो भी अपनी बहू पर गंदी नज़र भी रखता था। 2 महीने तक वो लड़की बेइंतहा परेशान रही और एक दिन अपनी सास से बोली कि आखिरकार इस घर के अंदर चलता क्या रहता है। तभी उसकी सास ने कहा, यदि तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इसीलिए इस घर को छोड़ के ज़्यादा बेहतर होगा चले जाओ। और इस तरह तक मीडिया रिपोर्ट में आता है कि इस तरह की मीडिया की ये जानकारी देती है कि जब इस लड़की की अपनी माँ को उसकी पूरी कहानी बताती है कि माँ को अरशद है जो उससे मारपीट करता है, साथ ही ससुर उस पर गंदी नज़र रखता है, तब माँ ने कहा कि तुम्हें वहाँ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ना कुछ ही दिन के बाद तलाक हो जाता है और तलाक के बाद वो लड़की अपनी कहीं दूसरी जगह शादी हो जाती है। और वो बताया जाता है कि वो लड़की अब बिल्कुल ठीक-ठाक रह रही है, लेकिन इस घर के अंदर कभी 7 सदस्य हैं, बाप बेटे हैं और 4 वो बेटियां हैं और पत्नी है, सब के सब ठीक-ठाक रह रहे हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है मोहल्ले में किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। ऐसा बताता है कि मोहल्ले के सभी लोगों को जो नमाज़ वगैरह जो भी एक काम होते हैं वो सब को करते थे, लेकिन ये नमाज़ पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जो बेटियां हैं इसी घर के अंदर ऐसे रहती थी जैसे कि कोई कैद खाना हो, जैसे कोई जेल हो। उन्हें लड़कियों को बाहर निकलने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है और लेकिन रहेगी, घर में रहेगी और अक्सर इस घर से मार-पीट की आवाज़ें आया करती थी। ऐसा पड़ोस के लोग दावा करते हैं, चारों बेटियों के साथ मार-पीट करना, उन्हें बिल्कुल घर के अंदर कैद रखना, इस तरह की जब बातें होती थी तो बहुत कम लोग इस परिवार में इसीलिए मतलब नहीं रख पाते थे। और बताया जाता है कि जो बाप और बेटे यानी कि अरशद और उसका बाप बदर उर्फ बरूरुद्दीन ने कुछ ऐसे स्वभाव थे, गुस्सैल स्वभाव के थे, अक्सर बेवजह किसी न किसी बात को लेकर गुस्सा करते थे। और जब लखनऊ के अंदर 5 कत्ल हो जाते हैं तो उसके बाद एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है और उस वीडियो में दावा किया जा रहा था कि उसकी मकान पर कब्जा कर लिया गया है। और लोग कब्जा करने की फिराक में इस तरह की जब बातें सामने आती है तो लखनऊ की पुलिस ने आगरा की पुलिस से संपर्क किया और आगरा की पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिरकार ये मकान पर कब्जे वाली बात कितनी सच है, कितनी झूठ है। जब इस बात की पड़ताल करने के लिए एक एसएसपी जाते हैं तो बात सामने आती है कि जहाँ पर ये बदर जो है एक प्लाट होता है 100 गज का, वो 100 गज उस प्लांट के सामने उस 5 गज जो है वो प्लॉट सामने ही रहने लगते हैं। और एक व्यक्ति है जो अलीम खान, उसको उसने
बेच दिया था। और बेचने की जब रकम तय होती है तो वो रकम तय हो जाती है और इसके लिए 1 जनवरी 2024 को कुछ पैसे को नकद दे दिए जाते हैं। और जब वो नकद दे रहा था तो उस वक्त उसने कुछ लाख देते हुए अरशद का वीडियो बना लिया था और अरशद पैसे गिन रहा था। और जब उसकी तरफ मोबाइल चल रहा था तो वो मोबाइल घर पर देखकर हंस भी रहा है और इसी 2 लाख की रकम जो है वो ले लेता है। और अगली 14 फरवरी 2024 को अतमाद पूरे पर एक तहसील लगती है। उस तहसील में होना था रजिस्ट्री होनी थी और 50 गज ज़मीन की जब रजिस्ट्री होती है तो 2 लाख का चेक जब बाद में दिए जाते हैं, यानी कि कुछ लाख नकद दिए जाते हैं और कुछ लाख रुपए की रकम दी जाती है और चेक के माध्यम से। इसीलिए 50 गज का जो मकान है उस मकान पर कब्जे वाली बात जो आ रही थी, उस कब्जे वाली बात कोई बात नहीं थी। यानी कि 100 गज में से 50 गज का हिस्सा बेच देता है, बाकी 50 बचता है। तो उसी ही रकम को उसने उस मकान को बनाया था। और ये भी बताया जाता है कि जब ये मकान बन रहा था तो 2 मंजिला मकान बनता है और नीचे दुकान बनाई जाती है। तो 3 महीने तक लगातार वो रहता है और इसी अलीम खान के घर पर जिसने 50 गज की ज़मीन को ख़रीदा था और इसके बदले में किराया लेता है। बाप और बेटे दोनों फेरी लगाकर रेडीमेड के गारमेंट्स वगैरह से में बेचा करते थे। ज़िंदगी इनकी जैसी भी चल रही थी, अच्छा चल रही थी, लेकिन मोहल्ले में किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, मोहल्ले की किसी भी व्यक्ति से वास्ता नहीं रखते थे। लेकिन उसका जो विवाद रहता था उनकी ही घर की जो महिलाएं हैं, 4 बेटियां हैं और पत्नी है, उसके साथ मिलकर नियत वाला मतलब बहुत ही ज़्यादा रुद्र रूप वाला उनका व्यवहार करता था। 16 दिसंबर 2024 की एक कहानी है, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। बताया जाता है कि हमारे घर पर यानी कि दुकान के अंदर एक टेम्पू अंदर से आ जाता है और उसके बाद छोटी बहन को चोट लग जाती है। और वो जो लोग हैं फिर आखिरी मारपीट करना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच में 112 नंबर की पुलिस को फ़ोन कर मिलाया जाता है, लेकिन पुलिस आती है और ज़बरदस्ती समझौता करा देती है। लेकिन जब पुलिस को संबंधित थाना इंचार्ज, जिनका नाम भानु प्रताप होता है, मीडिया कर्मी उनके पास पहुंचते हैं और ये कहानी को जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार 16 दिसंबर 2024 को शाम लगभग 5 बजे के आसपास टेम्पू दुकान के अंदर जाने के पूरा माजरा क्या है। तब भानु प्रताप को बताते हैं कि कहानी एकदम पलट जाती है। दरअसल भानु प्रताप बताते हैं कि पड़ोस में ही रहने वाला एक आफ्ताब होता है, आफ्ताब के घर में मेहमान आए हुए थे और जैसे ही मेहमान आते हैं तो टेम्पू में बैठे हुए थे, अचानक ही टेम्पू दुकान के अंदर चला जाता है और इनका दुकान में कुछ सामान रखा हुआ था, जैसे किराने का सामान वगैरह कुछ रखा हुआ था। टेम्पू अंदर जाने की वजह से सामान सारा फैल जाता है और इसी बीच में बंदर और उसका जो बेटा होता है 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस मौके पर आ जाती है। और मौके पर आने के बाद जब पूरे मामले को समझा जाता है तो पता चलता है कि टेम्पू अंदर घुसाया नहीं गया था, बल्कि आंतरिक होकर अंदर चला गया था। और अब उसके बाद जब जांच पड़ताल की जाती है तो कोई विवाद ही नहीं था, इसीलिए दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कर दिया जाता है। दूसरा जो पक्ष होता है आफ्ताब वाला, वो कहता है कि जितना भी नुकसान हुआ है सब उस नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार है, इसीलिए पुलिस ने आगे की कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसके बाद पहली जांच एसपी करते हैं और उसके बाद उसे पता चलता है कि कब्जे वाली बात बिल्कुल झूठी पाई जाती है। साथ ही 16 दिसंबर 2024 के शाम 5 बजे के आसपास टेम्पू जो है दुकान के अंदर जाता है, उसकी बात भी कुछ अलग ही पाई जाती है। जबकि ये कहते हैं कि ज़बरदस्ती आसपास के लोगों को ना यहाँ पर घुसने की कोशिश करे और इस तरह से कब्जा करने की कोशिश की। ठीक 2 दिन के बाद यानी कि 18 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास और झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है और वो विवाद शुरू होता है साइकिल खड़ी करने को लेकर। और
जैसे ही दुकान के सामने साइकिल खड़ी करता है तो एक व्यक्ति तभी इसमें कहा-सुनी हो जाती है और कहा-सुनी कुछ ज़्यादा होती है और इस कहा-सुनी के बाद आस-पास के लोग भी आ जाते हैं। लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये मोहल्ले में रहना है, आराम से झगड़ा-फसाद करने की क्या ज़रूरत है। आस-पास के लोग हैं, आपस में प्यार-मोहब्बत के साथ रह सकते हैं। साइकिल खड़ी कर दी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वो समझौते वाली बात होती, फिर आपस में विवाद ख़त्म होने वाली बात होती, तो पता चलता है कि बदर ने अपनी छत से खड़ा होता है और जो भीड़ होती है गली में उन पर पथराव करना शुरू कर दिया जाता है। हालाँकि मोहल्ले के लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की, पुलिस में कोई शिकायत नहीं की और इस परिवार ने भी कोई शिकायत नहीं की और इसके बाद वो परिवार जो होता है अचानक से गायब हो जाता है। लेकिन गायब होने से पहले 25 दिसंबर 2024 को एक आईजीआरएस जो कि होता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक ऐसा पोर्टल बनाया हुआ था कि कोई भी व्यक्ति उस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और शिकायत दर्ज तब होती है उसके बाद जो संबंधित विभाग के अधिकारी होते हैं वो जो पीड़ित से बातचीत करते हैं और साथ ही बातचीत करने के बाद उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही 25 दिसंबर 2024 को एक लेटर थाने में पहुंचता है और थाने में वो लेटर इनसे संबंधित चौकी पहुंच जाता है और जब चौकी पहुंचता है तो वहां के इंचार्ज उस लेटर को पढ़ने के बाद देखते हैं और क्या है कि इस परिवार को अपने धर्म परिवर्तन की बात कही है और उस परिवार ने दावा किया था कि मोहल्ले पड़ोस के जो लोग हैं इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इसीलिए वो मुसलमान से हिंदू बनना चाहते थे और अपने जो मकान है इस मकान को एक मंदिर या ट्रस्ट के लिए देना चाहते थे। जो उस वो इस मकान को मंदिर या ट्रस्ट को देना चाहते थे और जब ये चौकी इंचार्ज ने इस परिवार के संपर्क करने की कोशिश की तो पता चलता है कि परिवार के लोगों ने यानी कि असद ने कहा था कि वो फ़िलहाल लखनऊ आए हुए हैं और लखनऊ से जैसे ही घर वापस पहुंचेंगे तो आपको ज़रूर संपर्क करेंगे और इससे पहले कि वो संपर्क करने वाली बात होती, लेकिन 31 दिसंबर 2024 की उस रात को जब लोग पूरा देश पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रहा था तो उस वक्त बाप और बेटे एक प्लान बना रहे थे कि किस तरह से घर की ये 5 औरतें 5 महिलाएं जो हैं जिसमें 4 लड़कियां और माँ, इनका कत्ल कैसे किया जाए। इनको कोई नशीला पदार्थ दिया जाता है खाने में, ये तो शराब है या फिर नशीला पदार्थ है, तो ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन इन्होंने धीरे-धीरे करके किसी का गला दबाया तो किसी के हाथ की कलाई काट देते हैं, किसी का सर्जिकल ब्लड वगैरह इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। जब वो 4 की मौत हो जाती है, 5 में वो 9 साल की बच्ची होती है जो बचती है। इसी बीच में उसका वीडियो बनाया जा रहा था कि किस तरह से बाप अपने बेटी को मौत के घाट उतार रहा था। वो लड़की विरोध करने की स्थिति में होती नहीं है, उसकी नाक और उसके मुँह को दबा दिया जाता है ताकि वो साँस ना ले सके और ना मुँह से ले सके, ना नाक से ले सके और लड़की जब तक उसके मुँह को और नाक को दबा कर रखा जाता है, तब तक उसके प्राण ना निकल जाते हैं। जब लड़की मर जाती है, तो उसके बाद फिर वो बाप यानी कि बदर जो होता है, बदर को बताया जाता है कि जब कहानी लड़के ने जब पुलिस को गिरफ्तार करती है, पुलिस गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करती है, तो पूछताछ करने के बाद वो नई-नई कहानी बता के बना रहे थे। वो कह रहा था कि बाप यहाँ से अपनी जान देने के लिए निकल गया है, लेकिन बाप को ढूँढने के लिए यानी कि बंदर उर्फ बदरुद्दीन को ढूँढने के लिए लखनऊ की पुलिस न केवल तमाम कोशिशें की, जगह-जगह उसको तलाश किया जाता है, लेकिन उसका कहीं भी कोई अता-पता नहीं चलता है, ना ही ज़िंदा ना ही मुर्दा मिलता है। अब पुलिस ये भी दावा करता है कि यदि उसके पास मोबाइल होता तो शायद उसको पुलिस जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लेती, पकड़ लेती और आगे की पूछताछ करती। आखिरकार उसने इस हत्याकांड को ऐसा अंजाम क्यों दिया? हालाँकि बेटे ने अपनी जो कहानी सुनाई, बेटा लगातार कहानी से बदल रहा है।
कभी वो कहता है कि पड़ोस के लोग उसे परेशान कर रहे थे, उसकी प्रताड़ना कर रहे के वजह से उन्होंने ये सब कदम उठाया। तभी वो कहता है कि उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने, उसके प्लांट पर कब्ज़ा करने वाली बात थी, ना कब्ज़े की बात सही है पाई जाती है। आखिरकार बदर उर्फ़ बरारुद्दीन जब पुलिस के सामने आएगा, पुलिस उससे पूछताछ करेगी, बाप-बेटे के दोनों के जो बयान है उसका मिलान होगा। मिलान की स्थिति में क्लियर हो जाएगी, लेकिन जो कहानी अलग-अलग सोशल मीडिया के हैंडल से, अखबारों से, टेलीविज़न से लोगों के सामने आ रहे हैं, लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि बाप आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल इसे जो आसमा है, आसमा यानी कि जो महिला है, जिसकी 4 बेटियाँ हैं और वो रहने वाली संभल की होती है, उसका भाई बताया जाता है कि शायद दनिश उसका नाम है। वो चारों पाँचों डेड बॉडी को लेने के लिए यहाँ पर लखनऊ पहुँच गए थे, ताकि वो अपने संभल में उनका सुपुर्द कर सके। और उनकी मीडिया वालों ने पूछा कि तुम्हें इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या पता है? तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने वाली मकान पर कब्ज़ा करने वाली, आप रोड पर कब्ज़ा करने वाली बात कभी सामने ही नहीं आती है। और यही बात जब मोहल्ले के लोगों से पूछा जाता है तो ये भी कह दिया जाता है कि सामने उस घर से मारपीट की आवाज़ें तो सुनाई थी, और जब लड़कियों के साथ मारपीट होती थी तो, लेकिन जब मकान कब्ज़े करने की बात जो था, प्लॉट कब्ज़े करने की बात थी, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। कभी कोई बातचीत नहीं हुई है। कुछ भी होता है 10 से 15-20 दिन के अंतराल में ही हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आधी जानकारी पिछले वीडियो में मैंने दिया था और इस वीडियो में पूरी खुलकर जानकारी है। क्या है सच, क्या है झूठ, ये तो मुझे पता नहीं है। और शायद ये जब तक वो उनके पिता नहीं मिल जाते हैं, दोनों का मिलान नहीं हो जाता है, तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा कि क्या थी सच्चाई। 4 बेटियाँ और उनकी जो पत्नी को मारने की। तो देखते हैं कि क्या होता है। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।